बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी हाफिज अवान। बच्चों, आज जो है वो हम लोग IFRS 16 के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो मैन्युफैक्चरर को पढ़ेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर या डीलर को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि जब मैन्युफैक्चरर और डीलर लीज पर या इंस्टॉलमेंट पर अपनी प्रोडक्ट को जब सेल कर रहा होता है, ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा या उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको हम लोगों ने आज जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, और ये जरूरी हो गया है हर मैन्युफैक्चरर के लिए, डीलर के लिए, कि वो अपनी प्रोडक्ट को लीज पर भी डायरेक्टली कस्टमर को सेल करें। नॉर्मली ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर यानी कि कंज्यूमर के दरमियान में जो है वो आपके पास कोई ना कोई डीलर आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर या डीलर डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहा होता है और कंज्यूमर को सेल कर रहा होता है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब वो इंस्टॉलमेंट पे सेल करेगा, और अगर वो नहीं सेल करता तो उसका काफी ज्यादा बिजनेस का जो पोर्शन है वो उतनी ज्यादा सेल नहीं कर पाता। जैसे कि मैं ये चाहूंगा कि मैं गाड़ी जो है, अगर लेट सपोज मुझे गाड़ी लेनी है और वो गाड़ी जो है वो 40 लाख रुपए की है या 45 लाख की है, तो वो 40 लाख 45 लाख मैं एक गाड़ी के अंदर फंसाने के बजाय मैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, और उससे कुछ अर्निंग मेरी जनरेट हो, और अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं बैंक से फाइनेंस करवा लूँ, बैंक से लीज करवा लूँ गाड़ी। ठीक है, बैंक के ऊपर मुझे रेट कितना देना पड़ेगा, 12% देना पड़ेगा, 13% देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 40 45 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट कर देता हूँ, किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो वहां पर रिटर्न मिलना मुझे ज्यादा है। मैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बहुत सारी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं अपना पैसा जो है वहां पर क्यों बाउंड करूंगा, वहां पर मैं क्यों बाउंड करूंगा जहां पर इतना सारा पैसा मेरा जो है वो बाउंड हो जाएगा और मुझे बस एक गाड़ी जो है वो मिलेगी। तो मैं कोशिश ये करूंगा गाड़ी को मैं किस पे लूँ, इंस्टॉलमेंट पे लूँ। ऐसे ही आपने देखा होगा जो कारोबारी लोग होते हैं ना, मेमन लोग, खास तौर पर मेमन लोग की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कारोबारी लिहाज से बड़े जबरदस्त होते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कारोबार कर रहा है तो वो सिर्फ उसे मेमन कर रहा है। मेमन लोगों में ज्यादातर मेजोरिटी ऐसी होती है, जो मेरे दोस्त जो रहे, मेमन पार्टी जो है वो, क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, तो ICMA के अंदर जो है वो या कहीं पर भी मेमन से जो है वो मेरी दोस्ती हुई है। तो मेमन लोगों में ज्यादातर ये होता है कि वो अपने घर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि यार हम जो है वो 10 मिलियन का या 2 मिलियन का हम एक घर लें और उस घर के अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रहना है। तो वो इतना पैसा जो है वो हम अपने कारोबार के अंदर लगा देंगे और उससे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। इतना रिटर्न मिल जाएगा कि जो घर हम लेना चाह रहे हैं वैसे 10 घर हम रेंट पे ले लेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का माइंडसेट इस तरह का होता है कि वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, ना कि प्रॉपरली जो है वो बिजनेस को ले। आपने अक्सर का कंपनीज को देखा होगा, कंपनीज क्या करती हैं, अपनी अपनी व्हीकल्स परचेज नहीं करती हैं, वो आउटसोर्स कर देती हैं अपनी व्हीकल्स जो है वो 5 साल के लिए जो है वो रेंट पे। हम लोग खुद ऑफिस के अंदर जो है वो रेंट पे लेना चाह रहे हैं गाड़ी को, कि हम लोग चाह रहे हैं कि यार हम गाड़ी जो है वो खुद परचेज ना करें, हमारी ऑफिस की जितनी भी कार्स वगैरह हैं हम उनको परचेज ना करें, बल्कि हम इसको आउटसोर्स कर दें। ठीक है, इसका टेंडर निकाल कर हम गाड़ियां जो है वो उसको रेंट पे लेना शुरू कर दें, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए लीज पे लेना शुरू कर दें। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम वही गाड़ियां परचेज करने जाते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट जो है वो हमारा स्टक हो जाता है वहां पर जाकर। तो ऐसे ही फिर अब मैन्युफैक्चरर अगर लीज पर नहीं देगा या इंस्टॉलमेंट पे नहीं देगा, तो उसका बहुत सारा कस्टमर ऐसा है जो कि लीज पर लेना चाह रहा है, वो ऐसी मार्केट को टारगेट ही नहीं कर पाएगा। तो फिर अब नॉर्मली मैन्युफैक्चरर भी और डीलर भी जो है वो, इवन के जो एप्पल्स के जो आपके डीलर हैं वो भी इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया, आप दुबई में चले जाएं, 0% इंटरेस्ट में आप मोबाइल उठा सकते हो। 1 साल की इंस्टॉलमेंट पे आप 1 साल की इंस्टॉलमेंट देते रहो और 0% इंटरेस्ट पे आप उठा लो। मतलब अगर जितने का आपका मोबाइल है उतने का ही आपको वो मोबाइल मिलेगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ शराइत रखी है कि आपकी 3,000 से जो है वो दरम से ज्यादा आपकी सैलरी होनी चाहिए, बट जो भी है, बहरहाल जो भी है, तो वो भी किस पे दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। अब वो अकाउंटिंग अपनी किस तरह से करेंगे, जैसे कि हमने ये बताया कि लेसोर के अंदर या लेसर के अंदर होता ये है कि हम ग्रॉस से भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और नेट से भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम नेट इन्वेस्टमेंट की कहानी सुनेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बात अभी हो रही है फाइनेंस लीज की, ऑपरेटिंग लीज की बात नहीं हो रही। ऑपरेटिंग लीज क्या है, आगे चल के जब हमारा लेक्चर एंड होने जाएगा
तब जो है वो हम ऑपरेटिंग लीज को पढ़ेंगे। अब नेट इन्वेस्टमेंट में देखो बेटा, जब भी आप सेल करते हो तो आपने बचपन से पढ़ते हुए आए होगे, इन्वेंट्री का भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं बीबीए के अंदर, या आप लोगों ने ML1 के अंदर भी पढ़ा होगा इन्वेंट्री का टॉपिक। जब भी आप इन्वेंट्री को अपनी सेल करते हो, क्योंकि आप डीलर और मैन्युफैक्चरर के लिए तो क्या है, ये इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री को जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास दो एंट्रीज बनती है। पहली एंट्री होती है कि हम उसकी सेल को रिकॉर्ड करते हैं और एंट्री बनाते हैं, रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। पहली एंट्री ये बनती है कि हम अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरी एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री ये होती है कि जो हमने चीज सेल की होती है उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। और उसकी कॉस्ट को जब हम रिकॉर्ड करने जाते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, और इन्वेंट्री क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, ये दो एंट्रीज बनती है, सब बच्चों को पता है? बताओ मुझे, सब बच्चों को पता है ये वाली बात, कि जब हम सेल करते हैं तो दो एंट्रीज बनाते हैं, एक तो रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर किसी का मेडिकल बैकग्राउंड है तो उसको नहीं पता होगा, तो उसको आज पता लग रहा है बेटा। जब भी हम सेल करते हैं तो ये दो एंट्रीज बनाते हैं, रिसीवेबल को डेबिट किया जाता है और सेल्स को क्रेडिट किया जाता है। पहली एंट्री ये बनती है जिसमें हम अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरी एंट्री में वो जो हमने माल बेचा है हम उसकी कॉस्ट को भी साथ में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और एंट्री बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, और इन्वेंट्री क्या हो जाती है, क्रेडिट। ये दो एंट्रीज हम लोग लाजमी 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 बनाते हैं। अच्छा, अगर हम इन दो एंट्रीज को अगर कंपाउंड बनाना चाहें, एक साथ बनाना चाहें, तो फिर सर हम एंट्री क्या बनेगी? देखो, ये दो चीजें हमारी डेबिट हो रही है, रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, बस रिसीवेबल के साथ क्या लग जाएगा, लीज लग जाएगा। लीज रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ये हमारा रेवेन्यू है। और दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ये दो एंट्रीज है। तो अब दोनों एंट्रीज के अंदर आपने देखा है कि दो चीजें डेबिट हो रही हैं, एक लीज रिसीवेबल डेबिट हो रहा है और दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो रहा है। दो चीजें हमारी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। और दो ही चीजें हमारी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। क्या क्रेडिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रही है, और क्या क्रेडिट हो रहा है, इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है। तो चाहो तो इसको कंपाउंड भी बना सकते हो, कंपाउंड की एंट्री आप बनाओगे तो दो चीजें जो डेबिट हो रही थी उनको डेबिट कर दो, यानी कि लीज रिसीवेबल डेबिट करो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट करो, सेल्स को क्रेडिट करो और इन्वेंट्री को क्या कर दो, क्रेडिट करो। ठीक है, तो अगर चाहो तो एक साथ कंपाउंड भी बना सकते हो और चाहो तो आप सेपरेटली भी बना सकते हो, कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है। तो ये दोनों एंट्रीज फिजिबल है। ये एंट्री अगर बना लो तो ये ज्यादा अच्छा है कि कंपाउंड करके बना लो, कि लीज रिसीवेबल डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट होगा, और सेल्स क्रेडिट होगा, और इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट होगा। यहां तक सबको क्लियर हो गई बात? यहां तक सबको क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा बेटा, ML2 के अंदर मैन्युफैक्चरर से बहुत ही रेयर केसेस में देखा गया है कि सवाल आया है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप लोगों की, एक होती है बैड लक और एक होती है बैड लक से भी बैड लक जो चल रही हो आप लोगों की, तो फिर ये क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, अदरवाइज जो हमने पीछे पीछे तक पढ़ा वहीं तक आता। ठीक है, लेकिन अगर बैड लक से भी ज्यादा बैड लक चल रही होगी तो याद जाएगा, तो इस वजह से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। एक दफा इसको नजर सानी कर लीजिएगा, इसके ऊपर जाते जाते जो है वो देख लीजिएगा इसको। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने एंट्री तो बना दी, कि एंट्री ये बनती, एंट्री को अमाउंट हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि लीज रिसीवेबल में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर सर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स के अंदर हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, और इन्वेंट्री के अंदर हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। ये चार चीजें आ रही हैं। इन चारों चीजों के अंदर सर अमाउंट क्या आएगा वो सुन लो। अब वो सुन लो, वो सुन लो। सबसे पहली बात, जो सबसे पहले डेबिट हो रहा था वो क्या डेबिट हो रहा था, आपका लीज रिसीवेबल डेबिट हो रहा था। ठीक है, तो लीज रिसीवेबल से के लिए मैंने आपको ये बताया कि लीज रिसीवेबल में जो चीज अमाउंट जाएगी वो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। UGRV बोले तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया ऑलरेडी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, ये दो चीजें आएंगी आपकी लीज रिसीवेबल। यानी कि यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP का मतलब ये है कि सर जो हमें रेंटल्स मिलेंगे, जो हम अपनी प्रोडक्ट को जब हम लीज पर दे रहे होंगे 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो हमें रेंटल्स रिसीव होने वाले हैं, उनकी हमने क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। और जो एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमें अमाउंट मिलेगा,
अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जिसे हम कह रहे हैं, उसकी भी हमें क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालकर हम ऐड करके लीज रिसीवेबल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको। सबसे पहला पॉइंट कि लीज रिसीवेबल का अमाउंट कहाँ से आएगा, वो आएगा सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर। क्लियर है सबको? ठीक है। पहला काम तो ये हो गया कि सर हमने लीज रिसीवेबल के अंदर जो हमें रेंटल्स मिलने हैं, जो हमें रेंटल्स मिलने हैं, जो हमें रेंटल्स मिलने हैं और उनकी प्रेजेंट वैल्यू, और जो हमें अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू मिलनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उनको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। दूसरी बात सर, दूसरी चीज, एक तो प्रेजेंट वैल्यू अब मैं इनके सामने लिख भी देता हूं ताकि आपको याद है। लीज रिसीवेबल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, इनको प्लस करके लिखना है। दूसरा अमाउंट आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। अब सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या अमाउंट आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अमाउंट आएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। इसमें से आप क्या कर दोगे, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर दो, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अच्छा एक बात बता दो, एक बात बता दो, सिर्फ जो लीज रिसीवेबल है उसके अंदर अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू आएगी, बाकी किसी भी चीज के अंदर अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू नहीं आएगी, ऐसे याद कर लो। ठीक है। बाकी किसी भी चीज के, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो बेचा उसकी कॉस्ट, उसमें अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू का क्या काम, तो उसको आप कॉस्ट में से क्या करोगे, माइनस करो। उसको आप कॉस्ट में से क्या करोगे, माइनस, मतलब प्रोडक्ट जितने का आपने बनाया है या जितने का आपको मिला है, उसमें से आपने जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू की, वो आपने क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। ठीक है। तो दूसरी बात सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या चीज आएगी सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जितने का आपने मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, अगर तो आप मैन्युफैक्चरर हो, और अगर आप डीलर हो तो वो प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ा है, उसकी कॉस्ट, उसमें से आप माइनस करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है। तो ये दो हमारी डेबिट साइड तो कंप्लीट हो गई। डेबिट साइड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी लीज रिसीवेबल में जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड सिंपल है। सबसे पहले तो आपके पास आएगी कॉस्ट। इन्वेंट्री को आपने रिकॉर्ड करना है किससे, कॉस्ट से। इन्वेंट्री को जो आप क्रेडिट करोगे वो किससे क्रेडिट करोगे, कॉस्ट से क्रेडिट करोगे। जो आपकी इन्वेंट्री की एक्चुअल कॉस्ट थी उससे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। अब बात आ रही है सेल्स की। अब बात आ रही है सेल्स की, कि सर हम सेल्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स के अंदर आपके सामने आ रहा होगा, बेटा कल रात तक अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह ताला आज की क्लास। अच्छा, सेल्स को आप किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, देखो तीनों चीजों से फारिग हो गए हम। लीज रिसीवेबल से भी फारिग हो गए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से भी फारिग हो गए, इन्वेंट्री से भी फारिग हो गए। अब रह गई बात किसकी, सेल्स की। तो सर सेल्स को हम किस वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे। अब सेल्स को बेटा रिकॉर्ड करने का तरीकाकार ये है, ये आपके सामने लिखा। सेल्स में मैंने पहला पॉइंट, दो पॉइंट आपको देखने हैं। पहला पॉइंट ये देखना है, आपके इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू क्या है, आपकी इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू क्या है। उसमें से आपने अपनी अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी। आपने अपनी अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी। आपके इन्वेंट्री की जो फेयर वैल्यू है वो क्या है, उसमें से आपने अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या कर देनी, माइनस। लेकिन उसकी भी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भी होगा वो प्रेजेंट वैल्यू में होगा, जो भी होगा वो प्रेजेंट वैल्यू में होगा। फ्यूचर वैल्यू की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर फ्यूचर वैल्यू का कोई काम नहीं है। जो भी चीज आ रही होगी फ्यूचर की अगर है तो उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है। ठीक है। देखो मैंने हर जगह, हर जगह, हर जगह जो भी हमें अमाउंट फ्यूचर में मिल रहा है
मिनिमम लीज पेमेंट हो या अनकरेंटेड रेजिडुअल वैल्यू हो, मैं किस में लेकर आ रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आ रहा हूँ और फिर लिख रहा हूँ। तो जब आप नेट इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो उसके अंदर आपने उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, प्रेजेंट वैल्यू में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अच्छा, सेल्स को आपने जो रिकॉर्ड करना है, पहले आपने एसेट की फेयर वैल्यू देखनी है कि आपके एसेट की फेयर वैल्यू क्या है, और अगर कोई अनकरेंटेड रेजिडुअल वैल्यू है वो आपने क्या कर देनी है, माइनस करनी है, लेकिन उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर आपने क्या करना है, माइनस करना है। और दूसरा, आपने जो आपकी मिनिमम लीज पेमेंट है, जो आपको रेंटल्स आपको मिलने हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू देखनी है। जैसे कि सपोज करो मैं एसेट को, जो मेरी इन्वेंट्री है उसको मैं बेच रहा हूँ मार्केट के अंदर, जो उसकी फेयर वैल्यू है वो 1 लाख है। ठीक है। और जो मुझे रेंटल्स मिलने हैं, जो मैंने सेल की है, उस सेल्स के बदले में अगले 4 साल तक मुझे क्या मिलते रहेंगे, रेंटल्स मिलते रहेंगे, मुझे इनकम मिलती रहेगी, इंस्टॉलमेंट मिलती रहेगी। अब वो जो इंस्टॉलमेंट मुझे मिलनी है उसकी मैं आज की अगर प्रेजेंट वैल्यू देखता हूँ, आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है सपोज कर लो वो है 80,000। फेयर वैल्यू पे अगर मैं सेल करता हूँ तो वो कितने की है, 1 लाख की है। लेकिन अगर मैं उसकी जो रेंटल्स निकालता हूँ वो कितने बन रहे हैं, 80,000। तो IFRS 16 आपको ये कहता है कि इन दोनों में जो आपको लोअर है, जो लोअर अमाउंट है वो आपको रिफ्लेक्ट करना है। इन दोनों में से जो आपका लोअर अमाउंट है उसको आपने क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। यानी कि 80,000 से आप रिफ्लेक्ट करोगे, 1 लाख से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। हमेशा 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 अकाउंटिंग के अंदर आप कहीं पे भी चले जाओ, अकाउंटिंग में कोई भी चैप्टर हो ना, कोई भी चैप्टर हो, हमेशा देखा जाता है जहां पे प्रॉफिट की बात आती है, जहां पे रेवेन्यू की बात आती है, वहां पे आपको स्टैंडर्ड जो है ना थोड़ा सा वार्न करता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करते वक्त ज्यादा खुश नहीं होना, आपने हमेशा लोअर रिकॉर्ड करना है। जो दोनों में से जो चीज लोअर है ना उसको रिकॉर्ड करना। आपने हायर रिकॉर्ड कर दिया तो हायर से मैनिपुलेशन भी हो सकती है। मैनिपुलेशन किस तरीके से हो सकती है कि आपने, लेट सपोज आपकी प्रेजेंट वैल्यू, जो आपके रेंटल्स थे जो आपको मिलने थे, वो आपके 1,20,000 के थे, और फेयर वैल्यू आपके एसेट की जो थी वो कितनी थी, 1 लाख थी। ठीक है। अब आपने 1,20,000 से जो है वो उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसका मतलब आपने अपने उस सेल्स को कहाँ रिफ्लेक्ट किया होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी रिफ्लेक्ट किया होगा। तो आप बेसिकली आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। ज्यादा खुश नहीं करना आपने अपने शेयर होल्डर्स को, ज्यादा खुश नहीं करना। जो लोअर है, जो लोअर है आपने फॉर द सेफ साइड उसी को रिकॉर्ड कर। ठीक है। तो फेयर वैल्यू लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी के अंदर जो भी लोअर होगा वो रिकॉर्ड करो। अगर सर क्वेश्चन के अंदर हमें फेयर वैल्यू ना दियो तो फिर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी मजबूरन लेके जाओगे। ठीक है। अगर दोनों में से कोई चीज मिसिंग है तो जो चीज मिलेगी आपको उसको लेके जाओगे। लेकिन अगर दोनों चीजें गिवन है तो कंपैरिजन करना है, जो लोअर होगा उसको आप लेके जाओगे। क्लियर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सेल्स में आपने क्या करना है, फेयर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRB और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, मिनिमम लीज पेमेंट। इन दोनों में जो लोअर होगा उसको आपने लेकर जाना। तो इस तरीके से बेटा आप क्या करोगे, एंट्री बनाओगे अपनी। यहां तक क्लियर हो गई बात सबको? किसी का कोई सवाल हो मुझसे तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। एक मैन्युफैक्चरर का भी सवाल फॉर द सेफ साइड हम कर लेते हैं। ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट हमें एंट्री बनानी। अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बता रहे हैं कि शालीमार इंडस्ट्रीज इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात आ रही है। द ट्रैक्टर आर सोल्ड बोथ ऑन कैश एंड फाइनेंस लीज बेसिस। अच्छा, इसने मेंशन भी कर दिया कि फाइनेंस लीज है। वो ना भी मेंशन करता, हमें क्राइटेरिया पता है, हम उस क्राइटेरिया के हिसाब से जानते हैं कि किसको हमने फाइनेंस लीज में लेके जाना है और किसको हमने ऑपरेटिंग लीज में लेके जाना है। तो उसने वैसे मेंशन कर दिया कि दिस इज योर फाइनेंस लीज, तो ये काम भी जो है वो दे आर डीलिंग इन फाइनेंस लीज। ठीक है। तो फाइनेंस लीज में काम कर।
कह रहे हैं कि कैश सेलिंग प्राइस जो है वो 2.2 मिलियन है, और जो उसकी कॉस्ट है वो 1.6 मिलियन है। यानी कि ये जो एक ट्रैक्टर को बेचते हैं ये 20 लाख रुपए का बेचते हैं, और जो इनको कॉस्ट पड़ती है वो कितने की पड़ती है, 16 लाख की पड़ती है। तो ये बेटा इन्होंने आपको क्या बता दिया, सेलिंग प्राइस बता दी, और साथ में इन्होंने क्या बता दिया आपको, ट्रैक्टर की कॉस्ट बता दी। फिर आगे इन्होंने बताया कि ऑन 1 जनवरी 2015 एस एल सोल्ड 10 ट्रैक्टर्स टू कारवान ट्रांसपोर्ट। कारवान ट्रांसपोर्ट को इसने 10 ट्रैक्टर क्या कर दिए, सेल कर दिए। ठीक है, ऑन लीज, और लीज पर सेल किए। द टर्म ऑफ द लीज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। अब टर्म आपको बताई जा रही है कि टर्म क्या। सबसे पहली टर्म आपको बता रहे हैं कि द लीज पीरियड इज 4 years वेयर एज द यूजफुल लाइफ ऑफ ईच ट्रैक्टर इज 5 years। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आपका लीज का पीरियड है वो 4 साल का है, लीज का जो आपका पीरियड है वो 4 साल का है, और जो आपकी ट्रैक्टर की लाइफ है वो कौन सी है, क्या वो कितनी है, 5 साल। ठीक है, फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि द टोटल अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 1 मिलियन। ठीक है, और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी आपको बता दी है 1 मिलियन है, यानी कि 1 लाख, 10 लाख, सॉरी 10 लाख। फिर फिर आपको बता रहे हैं कि लीज रेंटल्स अमाउंट टू ₹6375454 पर एनम आर पेएबल इन एरियर। यानी कि आपको एट द एंड ऑफ ईयर आपको जो है वो मिलेगा, रेंटल कितना मिलेगा, 6,63,75,454। फिर उसके बाद कह रहे हैं द रेट इम्प्लिसिट इज इन द लीज इज 12%। आपको रेट बता दिया कितना है, 12%। ठीक है, तो सारी चीजें इन्होंने आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बता दी हैं कि एसेट की शुरू में इसने सेलिंग प्राइस बताई 2 मिलियन की, 1.6 मिलियन एसेट की कॉस्ट है। फिर उसके बाद जो है 1 जनवरी को इन्होंने जो है वो ट्रैक्टर 10 ट्रैक्टर जो है वो इन्होंने क्या किए, सेल किए। और कितने के सेल किए, रेंटल्स पे सेल किए। 4 साल का लीज एग्रीमेंट है, यानी कि और इनिशियल कोई डायरेक्ट पेमेंट वगैरह भी नहीं है। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 1 मिलियन है, और रेंटल्स जो है वो आपके 6375454 है। और जो आपको कब देने हैं, एंड ऑफ ईयर देने हैं। एरियर का मतलब क्या, एंड ऑफ द ईयर। 12% आपका क्या है, इम्प्लिसिट रेट है। अब जो बेटा इसकी बनाते हैं हम जर्नल एंट्री। अब बेटा जब जर्नल एंट्री बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या रिकॉर्ड करना है, लीज रिसीवेबल हमें रिकॉर्ड करना है। जर्नल एंट्री के अंदर हमें क्या रिकॉर्ड करना है, लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है। अच्छा, लीज रिसीवेबल के लिए मैंने आपको क्या बताया, लीज रिसीवेबल के लिए आपको जो आपकी मिनिमम लीज पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है उसकी भी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ऐसा ही है। तो जो मिनिमम लीज पेमेंट है, अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 6375454। ठीक है, 454। इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें, 1 - 1 प्लस रेट 12% है, 4 साल की लीज है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 12%। ठीक है, तो ये बेटा हमने प्रेजेंट वैल्यू इसकी। और जो हमारे रेंटल्स हैं, जो हमारे सॉरी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, अगर उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ये तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकल आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। और अनगारंटीड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 1 मिलियन का अमाउंट हमें मिलना है 4 साल बाद। 1 + 12% -4। ठीक है, तो दोनों में, एक में एन्युटी थी और एक में आपको 4 साल बाद मिलना है, ये हमने कल भी एक्सप्लेन किया था आपको। तो दोनों की अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो बेटा कितनी कितनी आ रही है, जरा मुझे बताओ। अरसलान बता रहे हैं कि 19364482।
19364482, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी कितनी आ रही है? 4482। अरीबा, अरे 82 भी आ रहा। और वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताओ मुझे कितनी आ रही है। 8182 तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर उसकी जैनब ने बताया कि, और उसने भी, तो दाना ने बताया कि 635518। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, दोनों आ गया। अब इनको आप क्या कर लो, प्लस कर लो। ठीक है, इससे आपका लीज रिसीवेबल आ जाएगा। तो प्लस करके मुझे बताओ बेटा कितना आ रहा है लीज रिसीवेबल आपका। 2 मिलियन आ गया, ठीक है जी। सर 2 मिलियन आ गया हमारा, 20 मिलियन आ गया, 20 मिलियन आ गया। 20 मिलियन, ठीक है। ठीक है, तो हमारा लीज रिसीवेबल कितने से डेबिट होगा सर? 20 मिलियन से। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि आपने जो डेबिट करना है वो किसको डेबिट करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो आपके एसेट की कॉस्ट है, जो कि कितनी थी? 16 मिलियन। 1.6 एक ट्रैक्टर की कॉस्ट है, तो कितनी हो जाएगी? 16 मिलियन हो जाएगी, है ना? तो 16 मिलियन में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी अभी आपने निकाला है। कितना निकाला है? 635518। 635518 माइनस कर देंगे 16 मिलियन में से, तो आपकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। 16 मिलियन में से आप ये जरा माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा कितना आएगा। मैंने एंट्री बनाई हुई भी है वैसे नीचे ना। 964482 नहीं, एक जीरो कम लगा आपने 16 मिलियन में। हाँ, 15 ये वाला सही आ रहा है आंसर। 15364482, 15364482, 15364482, 15364482। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद सेल्स को अपने क्या क्रेडिट करना है भाई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू माइनस यूजीआरवी। अब फेयर वैल्यू तो इस क्वेश्चन में कहीं दी भी नहीं हमें। फेयर वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी नहीं दी हुई। फेयर वैल्यू इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं दी हुई। तो बस हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी ले जाएंगे। एमएलपी की प्रेजेंट वैल्यू ये थी हमारे पास, 19364482। इससे क्रेडिट होगा, और इन्वेंट्री हमारी कॉस्ट से क्रेडिट होगी, यानी कि 16 मिलियन से। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। सबको क्लियर हो गई बात? किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। उस्मान को भी क्लियर है, अरसलान को, बाकी बच्चों को? मुदीब, सिदरा, जैनब, हमीज, अफनान, एहसन, अल्मास, तो ये अरीबा। प्रेजेंट सीरीज दोबारा बता दें।
क्या चीज बता दूं बेटा दोबारा? सेल्स। सेल्स में देखो बेटा, सेल्स के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप क्या करते हो, फेयर वैल्यू लेते हो। एसेट की जो फेयर वैल्यू है जो आप सेल कर रहे हो उसकी जो फेयर वैल्यू, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू आपने माइनस करनी है। और दूसरा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेना है। दोनों में से जो लोअर होगा वो आएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू थी ही नहीं, तो मैंने फेयर वैल्यू वाला कंसेप्ट हटा दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लेके जा सकता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी तो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर खुद ही बता दी थी, जो कि कितनी थी, 19। जो क्वेश्चन में हमने निकाली थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, आपके सामने मैंने फार्मूला लगाया कि 19364482। तो इस अमाउंट से मैंने क्या किया, सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया? ये हो गई बात। अच्छा, अब आ जाओ, नेक्स्ट है आगे। नेक्स्ट आगे है आपके पास, ये तो हमने नेट इन्वेस्टमेंट से रिकॉर्ड कर लिया। अब चलते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अगर रिकॉर्ड करना। अच्छा ये बेटा साफ सुथरा काम भी मैंने किया हुआ है यहाँ पर, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो। ये मैंने साफ सुथरा काम किया हुआ है थोड़ा। ठीक है, तो ऊपर वाला मेरे ख्याल में इसको मिटा देते हैं। आप लोग मिस गाइड ही होते रहोगे अगर मैं नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा भाई, अब आ जाओ, अगर सर हमें इसको ग्रॉस से रिकॉर्ड करना हो, ठीक है, वैसे नॉर्मली नेट नेट से रिकॉर्ड होता है। अगर ग्रॉस से रिकॉर्ड करना हो तो क्या होगा? ग्रॉस से रिकॉर्ड करना हो तो बहुत आसान है बेटा, सिंपल। ग्रॉस में मैंने आपको बताया था क्या होता है। जो आपके रेंटल्स आपको मिल रहे हैं ना, बाकी सब चीजें वैसी हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी वैसे ही है, सेल्स भी वैसे ही है, इन्वेंट्री भी वैसी है, कोई चेंज नहीं आएगा, सब चीजें वैसे रिकॉर्ड होगी। बस जो लीज रिसीवेबल होगा ना उसके अंदर क्या होगा। हमने लीज रिसीवेबल के अंदर क्या पढ़ा था, हमने लीज रिसीवेबल के अंदर पढ़ा था सर, कि जो हमें लीज पेमेंट मिल रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और जो हमारी अनकरेंटेड रेजिडुअल वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। यानी कि दोनों चीजों की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। तो अगर आप ग्रॉस की बात करते हो, तो ग्रॉस में हमने कल भी सीखा था जब हमने लेसॉर की अब नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ी थी। तो उसके अंदर हमने तब भी सीखा था कि अगर आप ग्रॉस में जाते हो तो ग्रॉस में आपका प्रेजेंट वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज जा रही है वो प्रेजेंट वैल्यू से जा रही है, वहां पर कोई भी चीज प्रेजेंट वैल्यू से नहीं जाएगी। अब वहां पर आपको जो अमाउंट मिल रहा है ना, फ्यूचर में मिल रहा है, जितना अमाउंट मिल रहा है सबको ऐड करके लिख दोगे। यानी कि जो मिनिमम लीज पेमेंट है, 4 लीज पेमेंट मिलेंगी आपको। एक लीज पेमेंट की अमाउंट कितनी है? एक लीज पेमेंट की अमाउंट है सर 6375454, एक ये अमाउंट मिलेगा। कितनी? 4 ऐसी पेमेंट्स मिलेंगी, मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ। और दूसरा आपको क्या मिलेगा सर, 1 मिलियन हमें अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी। तो इसको लिखो और इसको, इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, इनकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी। वहां पर हमने जो लीज रिसीवेबल के अंदर जिन चीजों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, यहां पर हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम उनको डायरेक्ट डायरेक्ट लेके जा रहे हैं। तो जो हमें रेंटल्स मिलने थे उनको मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, और जो हमारी अनकरेंटेड रेजिडुअल वैल्यू थी 1 मिलियन, जैसे हमने नेट के अंदर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके लिखा है, यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं, हमने एज इट इज लिखी। ठीक है, बाकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी वैसी रिकॉर्ड होगा, सेल्स भी वैसी रिकॉर्ड होगी, इन्वेंट्री भी आपकी वैसी रिकॉर्ड होगी। और एक नई चीज आ जाएगी, अनअर्न्ड इंटरेस्ट। अनअर्न्ड इंटरेस्ट, अब अनअर्न्ड इंटरेस्ट क्या होगा? अनअर्न्ड इंटरेस्ट क्या होगा? जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, और जो आपने ये फ्यूचर वैल्यू निकाली, ये आपकी क्या फ्यूचर वैल्यू है। इनको आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, आपके पास अनअर्न्ड इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो आपने प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकाली थी,
आपने सर प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू सर हमारे पास आई थी कितनी, 20 मिलियन। और जो अभी हमने निकाली है फ्यूचर वैल्यू, वो सर हमारे पास आई है 26.501816 फ्यूचर वैल्यू अभी आई है हमारे पास। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है 20 मिलियन और जो फ्यूचर वैल्यू है 26501816, उनको आपस में माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगी अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, जो हमने कल भी सीखा था कि अनअर्न्ड रिकॉर्ड होता है ग्रॉस के अंदर। बस यही फर्क था और कोई फर्क नहीं है। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? ये हमारा मैन्युफैक्चरर। अब बेटा, अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज के अंदर कि ऑपरेटिंग लीज में सर क्या होता है। ऑपरेटिंग लीज तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में कोई कारीगरी नहीं है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, कोई ऐसा कोई काम नहीं है। ऑपरेटिंग लीज लेसर के अंदर बहुत ही आसान है, IFRS 16 ने बहुत आसान कर दिया। जैसे सपोज करो, सपोज करो कि एक कस्टमर है मेरा, और उसको मैंने जो है वो प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट पे या रेंटल्स पे क्या कर दी है, सेल कर दी। अब मैं क्या हूं, लेसर। अब मुझे वो कस्टमर पहले साल 1 लाख रुपए देगा, और दूसरे साल 1,20,000 देगा, तीसरे साल जो है वो मुझे वो 30,000 देगा, और चौथे साल जो है वो मुझे अगेन जो है वो 1 लाख देगा। 4 साल के लिए मैंने उसको क्या दिया है, लीज पर दिया। ठीक है। अब मुझे रेंटल जो है वो इस तरह से रिसीव हो रहे हैं कि पहले साल मुझे कुछ अमाउंट मिल रहा है, दूसरे साल मुझे कुछ अमाउंट मिल रहा है, तीसरे साल मुझे कुछ अमाउंट मिल रहा है। तो अब इसमें ऑपरेटिंग लीज में IFRS 16 बिल्कुल क्लियर है। उसने आपको कह दिया कि जितने भी रेंटल्स आपको रिसीव होने हैं उनको आप पहले प्लस कर लो। प्लस करने के बाद अच्छा, एक और चीज आपके सिलेबस में ना, आपके सिलेबस में लीज आपको इस तरह से भी मिल सकती है कि पहले, यहाँ पे तो हमारे पास एन्युटी का अमाउंट होता था ना, एक फिक्स अमाउंट है जो कि हमें हर साल मिल रहा है, या एक फिक्स अमाउंट है जो कि हम हर साल दे रहे हैं। ठीक है। अमाउंट चेंज भी हो सकता है लेकिन वो आप लोगों के सिलेबस में शामिल नहीं। ठीक है। वो आप आगे चल के इंशाल्लाह जो है वो स्ट्रेटेजिक के अंदर जाकर पढ़ोगे। अभी आप लोगों के सिलेबस में वो चीज शामिल नहीं है कि सर अगर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट जो है वो हमें रिसीव हो रहा। हाँ, ये चीज आपकी जो है वो उसके अंदर आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, या आपके एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपका AMA का सब्जेक्ट है उसके अंदर तो है, यहाँ पर नहीं। तो अब अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट मिल रहा है और ऑपरेटिंग लीज में, तो IFRS 16 आपको ये कहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है। आप कहते हो 4 साल का है, या आपको कहते हो कि 3 साल का है। वो कहता है जितना भी अमाउंट रिसीव हो रहा है उन सबको आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ से डिवाइड कर देना है। कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ से डिवाइड कर देना है। तो जो अमाउंट निकल कर आएगा उस अमाउंट से आप हर साल एंट्री बनाओगे। जैसे आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखी। देखो, मुझे पहले साल रेंटल जो है वो फर्स्ट 2 इयर्स में 1-1 लाख रुपए मिला है। ठीक है। फर्स्ट 2 इयर्स में 1-1 लाख मिला है, यानी कि 2 लाख मिलना है मुझे। थर्ड ईयर में आके मुझे 1,50,000 मिलेगा, और फोर्थ ईयर में आके मुझे कितना मिलेगा, 80,000 मिलेगा। ठीक है। अब ये टोटल में इसका अगर करता हूँ, और 4 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ऑपरेटिंग लीज है। जो मैं टोटल करूंगा, पहले साल, पहले 2 सालों में, फर्स्ट 2 इयर्स में मुझे 1-1 लाख मिलना है, यानी कि 2 लाख मिलना है। फिर उसके बाद मुझे 1,50,000 मिलेगा, फिर 80,000 मिलेगा, यानी कि टोटल मुझे 4,30,000 मिलेगा। अब 4,30,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 4 से। तो जो मेरी इनकम हर साल रिकॉर्ड होगी, वो रिकॉर्ड होगी 1,07,500 से। ठीक है। भले मुझे एक साल, पहले 2 सालों के अंदर 1-1 लाख मिल रहा है, लेकिन मैं इनकम कितनी रिकॉर्ड करूंगा अपने पास,
1,07,500, यानी जितनी भी इनकम मुझे मिल रही है फ्यूचर के अंदर, उनका मैं एक एवरेज निकाल दूँ। एवरेज निकालने के बाद उससे मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। अब देखो मेरे बच्चों, एंट्री क्या बनेगी, पहले साल अगर मुझे कितना मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है, तो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कितना आएगा, 1 लाख आएगा। तो मैं बैंक को जो डेबिट करूंगा वो 1 लाख से डेबिट करूंगा, क्योंकि पहले साल जो मुझे मिलना था, पहले 2 सालों के अंदर वो 1-1 लाख मिलना था। तो 1 लाख से मैं बैंक को डेबिट करूंगा। लेकिन मुझे इनकम जो रिकॉर्ड करनी है वो कितने से रिकॉर्ड करनी है, 1,07,500 से। तो 7,500 से मैं अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि रिसीवेबल को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा 7,500 से। और रेंट इनकम को मैं 1,07,500 से क्रेडिट करूंगा। समझ में आ रही है बात? दूसरे साल भी मैं यही एंट्री बनाऊंगा कि बैंक को डेबिट करूंगा 1 लाख से, रिसीवेबल को डेबिट करूंगा 7,500 से, और रेंट इनकम को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 1,07,500। तो अब मैं हर साल इस तरीके से एंट्रीज जो है वो अपनी मैनेज कर रहा हूँ कि जो मेरा अमाउंट मुझे मिला उससे मैं बैंक को डेबिट करूंगा। अगर मुझे अमाउंट कम मिल रहा है और जो मेरी एवरेज इनकम निकल कर आई है वो मेरी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा है 7,500, जितना ज्यादा उससे मैं अपना रिसीवेबल क्रिएट करूँ, और टोटल जो मैं अपनी इनकम को क्रेडिट करूंगा वो मैं एवरेज इनकम जो मैंने ऊपर निकाल रखी है उससे क्रेडिट करूंगा। और मेरी एवरेज इनकम आएगी कैसे, मेरी एवरेज इनकम आएगी, जितनी भी इनकम मुझे मिलनी है इन फ्यूचर उन सबको मैं प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 कर दूं। जहां तक बात क्लियर हो गई, ये हमारा ऑपरेटिंग लीज है। इससे छोटी सी एमसीक्यूज आ जाती है, अगर आ जाए तो आपको कहेगा कि आपको इतने रेंटल्स मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, और इतने साल का आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर आप इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करो, तो आप उसको बताओगे कि इस तरीके से। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं, सर पहले साल तो हमें 1 लाख मिला है, तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट 1 लाख से, दूसरे साल भी हम रेंट डेबिट और बैंक डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट 1 लाख से, तीसरे साल सर हम एंट्री बना देंगे बैंक डेबिट 1,50,000 से और रेंट इनकम क्रेडिट 1,50,000 से। गलत हो जाएगा, आपने सबको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद उसको जो आपका लीज का टाइम पीरियड होगा उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? सबको क्लियर है? थर्ड और फोर्थ ईयर की एंट्री कर दो। देखो अब जैसे कि सपोज करो थर्ड ईयर की अगर मैं एंट्री बनाता हूँ, तो थर्ड ईयर की बेटा एंट्री क्या बनेगी, थर्ड ईयर में मुझे बैंक में कितना पैसा आ रहा है, 1,50,000 आ रहा है, तो बैंक में डेबिट कर दूंगा 1,50,000 से। ठीक है, रेंट इनकम मुझे कितने से क्रेडिट करनी है, सर रेंट इनकम मेरी 1,07,500 से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने रिसीवेबल जो है वो पहले से जनरेट कर रखा है, कितने से, 15,000 से, पहले साल का 7,500 और दूसरे साल का कितना है, 7,500। तो टोटल मेरा रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 15,000 से। बाकी कितना डिफरेंस रह गया, बाकी कितना डिफरेंस रह गया, बाकी डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है। बाकी डिफरेंस कितना रह गया, 15,000 और 7,500, 27,500, 27,500। 27,500 से आप क्या करोगे, आप एडवांस बुक कर लोगे। ठीक है, आप एडवांस को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो, क्योंकि ये पैसा आपको 1,50,000 मिल गया, ज्यादा मिल गया, एडवांस मिल गया। तो 27,500 से आप एडवांस पेमेंट बुक कर लो, अनर्नी एडवांस बुक करोगे। अच्छा, अब फोर्थ ईयर में आप बेटा क्या एंट्री बनाओगे, फोर्थ ईयर में आप दोबारा से अगेन बैंक को क्या करोगे, डेबिट, बैंक को डेबिट करोगे 80,000 से, क्योंकि आपको रेंटल कितना मिलना है, 80,000। ये एडवांस आपका डेबिट हो जाएगा, जितना आपने ऑलरेडी बुक किया हुआ है, 27,500 से। ठीक है,
और फिर आप अपनी रेंट इनकम जो है वो क्रेडिट कर दोगे। कितने से आपने रिकॉर्ड करना था? 1,07,500। 15,000 कैसे है? बेटा देखो, हर साल हम पहले 2 सालों में कितना कितना हमें रिसीव हो रहा है, 1,1 लाख रिसीव हो रहा है। तो हम रिसीवेबल कितने से क्रिएट कर रहे हैं? 7,500 से। पहले साल का भी रिसीवेबल 7,500, दूसरे साल का भी रिसीवेबल कितना है? 7,500। तो ओवरऑल रिसीवेबल हमारा जो क्रेडिट होगा वो कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा। देखो, पहले साल आपने एंट्री बनाई, दूसरे साल भी आप ये एंट्री बनाओगे, बैंक आप डेबिट कर दोगे, रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर दोगे। बैंक डेबिट होगा 1 लाख से, रिसीवेबल डेबिट होगा 7,500 से, और रेंट इनकम आपकी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी 1,07,500। सर 1,50,000 और 1,07,500 का डिफरेंस नहीं लिखेंगे? नहीं ना, क्यों लिखोगे भाई? जितना आपने पहले रिसीवेबल जनरेट किया हुआ है, पहले तो आप उसको क्रेडिट करो ना। पहले 2 सालों में आपका रिसीवेबल आया हुआ है ना, 7,500 का और 7,500 का। और वो सारा अमाउंट जो आपका रिसीवेबल था आपको रिसीव हो गया, इसी आपकी जो रेंटल है इसके अंदर एडजस्ट होगा। रिसीवेबल आपका क्रेडिट होगा 15,000 से, कि पहले 2 सालों में आप रिसीवेबल भी तो रिकॉर्ड कर चुके हो ना, तो उसको आप क्या कर दोगे, क्योंकि अब वो अमाउंट आपको रिसीव हो गया। 1,50,000 रिसीव हुआ, ज्यादा रिसीव हो गया आप। और बाकी इनकम आपने 1,07,500 से रिकॉर्ड करनी है, बाकी आप एडवांस रिकॉर्ड। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये बेटा आप लोग की क्या थी? ऑपरेटिंग लीज। अब हम चलते हैं कुछ एमसीक्यूज वाली साइड पे ना। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज वाली साइड पे, आसान सी चीज है। एमसीक्यूज ना बेटा मैं आप लोगों को करवाऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को एमसीक्यू समझा दूंगा। जितनी भी एमसीक्यूज हैं वो सारी मैंने समझो इस पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ाई हुई है। तो अब जस्ट मैं एमसीक्यू आपको समझाऊंगा, कैलकुलेट आप लोगों ने खुद करनी होगी, ये आप लोगों का होमवर्क होगा। एमसीक्यू में एक एक पढ़कर आपको समझाऊंगा, फिर देखो बस सॉल्व करने लग गया ना बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो सब बच्चे अपने अपने सॉल्व करेंगे, आंसर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा उन एमसीक्यूज के, ठीक है? तो एमसीक्यू मैं आप लोगों के सामने अभी शेयर करता हूँ, एमसीक्यू मैं आप लोगों के सामने अभी शेयर करता हूँ। बेटा एक एक चीज जो है ना वो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो दोबारा से सॉल्व करना तो बेवकूफी होगी। और एमसीक्यू खुद से सॉल्व करो, जो चीज नहीं समझ में आ रही होगी वो मुझसे पूछ लेना बेटा, वो मैं बता दूंगा आप लोग, ठीक है? आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इसकी, इन सब एमसीक्यूज। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ रही है एमसीक्यूज? ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू है, Zeta लिमिटेड entered to a 5 year लीज एग्रीमेंट। 5 साल का लीज एग्रीमेंट है जीटा लिमिटेड का, ऑन 1 नवंबर 2012। ठीक है, 1 नवंबर 2012 में ये अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हुई, पेइंग 1,09,750 पर एनम। यानी कि ये आपको क्या बता दिया? ये आपको बता दिया इन्होंने रेंटल अमाउंट, प्लीज
जो आपको इंस्टॉलमेंट है वो बता दी कि 1,09,750 जो है ये पे करेंगे। और कब पे कर रहे हैं? अक्टूबर 31, 2013, यानी कि ये जो आपके पास लीज आ रही है, ये लीज आ रही है, ऑर्डिनरी लीज आ रही है, क्योंकि मंथ एंड पर यानी कि ईयर एंड पे किया जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट वाज 4,50,000। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, प्रेजेंट वैल्यू भी इन्होंने निकाल कर दे दी। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपको बताई जा रही है, कितनी बताई जा रही है? 4,50,000। जो आपको रेंटल्स मिलेंगे ना, 5 साल का आपका एग्रीमेंट हुआ है, रेंटल जो आपको मिलने हैं 1,09,750, इसकी इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, वो कितनी बन रही है? 4,50,000। प्रेजेंट वैल्यू इन्होंने निकाली है 7% का रेट लेके। What is the amount to be shown within non-current liabilities at 31st October 2013? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमारा कितना अमाउंट शो होगा 2013 में? मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि करंट लायबिलिटी कैसे निकलती है, नॉन करंट लायबिलिटी कैसे निकलती है, अमोर्टाइजेशन का पूरा शेड्यूल बनाकर। ठीक है। अब अब 2013 आप खड़े हुए हो, स्टार्ट आपका हो रहा है 2012 नवंबर में, पहला साल आपका खत्म होगा अक्टूबर 31, 2013 में। पहले साल की तो इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई। ठीक है। अब दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट जो होगी, दूसरे साल की जो इंस्टॉलमेंट होगी, उसका जो प्रिंसिपल होगा दैट इज योर करंट लायबिलिटी। हमें पता है कि हमारा जो अगला साल होता है ना, जो हमारा अगला, जैसे 2013 के बाद 2014 है, तो 2014 जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो तो हमने अगले साल ही पे करना है, कुछ भी हो जाए। और 2014 के बाद का आगे का जितना भी अमाउंट होगा दैट इज ओवर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो हमारी क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट, पहला प्रिंसिपल हटा देना आप अपनी लायबिलिटी में से। देखो आपकी टोटल लायबिलिटी बन रही है 4,50,000। ठीक है। इस 4,50,000 में पहली जो आपकी इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी 1,09,750, इसका प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपके पास टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। उस टोटल लायबिलिटी के अंदर आपने देखना नेक्स्ट ईयर आपको, वेरी नेक्स्ट ईयर क्या पे करना है, वो हमारी करंट लायबिलिटी होगी। उसके बाद का जितना भी अमाउंट होगा वो हमारी क्या होगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपको बतानी है। समझ में आ गई ये वाली एमसीक्यू? चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है। अच्छा, अच्छा, जिन बच्चों ने लेसी नहीं पढ़ा हुआ उन लोगों के लिए थोड़ा मसला होगा बेटा। उन लोगों के लिए माजरत, वो एम वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, वो एक दफा देख ले, और कुछ ना समझ में आ रहा हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो को छोड़कर बाकी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं क्लासेस की, वो मैंने सब अपलोड। अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट एमसीक्यू में। वो कह रहे हैं कि on IFRS 16 leases permit certain asset to be exempt from the recognition treatment of or right of use asset. Which of the following asset leads to an entity would be permitted to be exempt? तो कह रहा है कि भाई कौन सा एसेट है जो कि आप अपने राइट ऑफ यूज में नहीं दिखा सकते IFRS 16 के तहत, वो एग्जेम्प्ट है। देखो मेरा बच्चों, मेरी बात सुनो। जो फाइनेंस लीज हम लेते हैं जो फाइनेंस लीज हम लेते हैं उसमें हम अपने एसेट को आरओयू शो करते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग लीज में फॉल कर जाता है ना, उसको फिर हम आरओयू यूज नहीं करते। जैसे कि इसमें आपको बता रहे हैं कि भाई पहला ऑप्शन है अ यूज्ड मोटर व्हीकल विद एन ओरिजिनल कॉस्ट 15 मिलियन एंड करंट फेयर वैल्यू जो है वो आपकी 70,000 है, लीज फॉर 24 मंथ्स। एक आपने व्हीकल लिए लीज पर, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 15 लाख है, उसकी फेयर वैल्यू 70,000 है, और वो 24 महीने के लिए आपने लिए। तो टाइम पीरियड तो आपका ज्यादा है, 1 साल से ज्यादा का है। मैंने कहा था ऑपरेटिंग लीज में बस वो फॉल करेंगे जिनका टाइम पीरियड साल से क्या हो, कम हो। शुरू में आपको ये बात बताई थी जब मैं लेस्टी पढ़ा रहा था। तो पहला तो फॉल नहीं कर सकता, पहले में तो आपने एसेट बुक करना है क्योंकि उसका टाइम पीरियड 24 मंथ का यानी कि 2 साल का। फिर दूसरे में कह रहे हैं अ न्यू व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन एंड लीज फॉर 24 मंथ्स। अगेन आ गई बात,
कि यहाँ पर भी 15 मिलियन एक हैवी अमाउंट है, 1.5 मिलियन, और लीज एग्रीमेंट भी जो है वो 2 साल का है, तो इसको भी हम ROU दिखाएंगे। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन लीज फॉर 24 मंथ्स टू बी रेंटेड टू कस्टमर्स ऑन अ डेली रेंटल बेसिस, डेली रेंटल बेसिस पे हो या एनुअल पे हो, मंथली पे हो, है तो 24 महीने का आपका ना, तो आप उसको दिखाओगे। डी में किसी ने बताया था कि ये 12 महीने का हमारा क्या है, एग्रीमेंट आ रहा है। अ न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन लीज फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने का है। अब देखो, ROU होता है आपका नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट की पहचान ही है कि वो आपका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है, उसको आप अपने एसेट को नॉन करंट एसेट रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो ये 12 महीने के अंदर आपको लीज, आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तो ये जो डी है ये हमारा ऑपरेटिंग लीज के अंदर फॉल कर सकता है। ठीक है, तो किसी ने हमें बताया था कि सर डी है। हाँ, 3 बच्चों ने बताया था, अरसलान नहीं बताया, 3 4 बच्चों ने बताया था माशाल्लाह। ठीक है जी, गुड है, गुड हो गया। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या। नेक्स्ट में आपको कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014 एन एंटिटी इंटर्ड इनटू लीज ट्रांजेक्शन, टू लीज ट्रांजेक्शन, दो लीज ट्रांजेक्शन के अंदर इंटर्ड हो रही है कंपनी। पहली ट्रांजेक्शन है ऑन 1 अक्टूबर 2013, द एंटिटी मेड अ पेमेंट ऑफ रुपीज 9 लाख, एंटिटी ने पेमेंट की है 9 लाख की, बीइंग द फर्स्ट ऑफ 5 इक्वल एनुअल पेमेंट अंडर अ लीज फॉर आइटम ऑफ प्लांट। ठीक है, 5 साल का आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। द लीज हैज एन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, and the present value of total lease payment on 1st October 2013 was 37,52,879। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू भी इन्होंने निकाल कर दे दी, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला नहीं निकाला। तो पहले आपको एक इंटिटी है, और उसने जो है वो पेमेंट की है शुरू में 9 लाख की, ये एडवांस पेमेंट कर दी है, इनिशियल पेमेंट कर दी है। 5 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है। प्रेजेंट वैल्यू जो बन रही है वो ये बन रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP 10% का इनका रेट है। फिर कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2014 द एंटिटी मेड अ पेमेंट ऑफ 1,80,000, दूसरी ट्रांजेक्शन बता रहे हैं, 1,80,000 इन्होंने पे किया है 1 जनवरी को, 1 साल के लिए, ऑफ एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट खरीदा है इन्होंने। What amount in total would be charged to entity statement of profit and loss for the year ended June 3rd, September 30, 2014 in respect of the above transaction। वो कह रहे हैं कि above transaction में हम क्या अमाउंट जो है वो चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अमाउंट चार्ज करेंगे, मुझे बताओ। मुझे बताओ क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, आपके आपके हिसाब से क्या क्या चीजें जाननी चाहिए। देखो, अब सुनो मेरी बात। पहली ट्रांजैक्शन की बात करें, पहली ट्रांजैक्शन की सर अगर हम बात करते हैं, तो पहली ट्रांजैक्शन सर हमारी फाइनेंस लीज है प्रॉपर तरीके से। तो जब फाइनेंस लीज की बात करते हैं तो सर हमारे पास जो पहले साल या हर साल जो चीज आती है वो एक इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और दूसरा हमारा ROU का डेप्रिसिएशन। तो दो चीजें आप लेकर जाओगे बेटा, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस लेके जाओगे और दूसरा आप ROU का डेप्रिसिएशन लेके जाओगे। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ट्रांजेक्शन नंबर 1 से। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में बेटा ये हुआ है कि आपने 1 साल की लीज पर लिया है एसेट 1,80,000 का। अब ये जो 1,80,000 है ना, ये 1,80,000 है, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन पहले साल नहीं जाएगा, क्योंकि देखो जनवरी 1 में ले रहे हो और आप अपने रिकॉर्ड जो मेंटेन कर रहे हो वो मेंटेन कर रहे हो सितंबर को, 30 सितंबर को। तो ये 1,80,000 को आप डिवाइड करोगे पूरे साल में,
तो कुछ हिस्सा सितंबर 30 तक चला जाएगा, यानी कि सितंबर 30 तक कितने महीने बनते हैं आपके पास? 9 मंथ्स बनते हैं, 9/12 आ जाएगा। तो जो भी एक्सपेंस होगा वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, और आगे का जो 3 महीने का एक्सपेंस होगा वो अगले साल रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आ गई बात? पहली ट्रांजेक्शन के अंदर इंटरेस्ट जाएगा, निकाल लेते हैं, हाथ क्या निकाल लेते हैं। वैसे तो इंटरेस्ट जाएगा, कितना जाएगा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट सर हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 3752,879। इसका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 10%। तो सर ये आ जाएगा 3752,888। ये सर हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन से सर जाएगा, डेप्रिसिएशन जो हमारा जाएगा, हमारा आरओयू की कॉस्ट कितनी बन रही है? आरओयू की कॉस्ट सर 9 लाख रुपए हमने शुरू में दिए हैं, और हमारी मिनिमम लीज पेमेंट ये है। तो टोटल देखो आरओयू की कॉस्ट में इनिशियल पेमेंट भी जाती है, और साथ साथ जो है वो मिनिमम लीज पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू के साथ जाता है। इस एसेट की टोटल करो कितनी कॉस्ट आ रही है? हाँ, डेप्रिसिएशन भी सितंबर तक जाएगा, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है वो ही सितंबर में रहा है, मतलब आपके वो कैलेंडर ईयर को ही फॉलो कर रहा है, 1 अक्टूबर से September 31। जो आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप वो देखो ना, वो भी आपका 1 अक्टूबर को ही साइन हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन में कोई मसला नहीं होगा। पूरा साल बन जाएगा आपके पास। देखो कितना आ रहा है इन दोनों को ऐड करके, 4652,879, ठीक है। 4652,879, ठीक है। ये आपके आरओयू की कॉस्ट आ गई। अच्छा, इसकी लाइफ कितनी है बेटा? अब लाइफ जो है वो आपको बता रहे थे, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो डिवाइडेड बाय आप 5 कर दोगे तो आपके पास आरओयू आ जाएगा। आरओयू का डेप्रिसिएशन 930576, 930576। तो ये अमाउंट हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, डेप्रिसिएशन का। और वो जो हमने 1 साल की लीज पर लिया है, ये अमाउंट कितना बन रहा है? 1,80,000 को मल्टीप्लाई बाय 9/12 करो। 1,80,000 को मल्टीप्लाई बाय 9/12 करो। 1,35,000, ठीक है। तो 1,35,000 का ये अमाउंट। तो तीन अमाउंट आप ऐड करो, एक इंटरेस्ट हो गया, एक डेप्रिसिएशन हो गया, और एक ये वाला। तो टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? 1,44,0865। कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो यार तुम लोग। 1,44,0865। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है यार। तीनों की अमाउंट को ऐड कर रहे हो, तीनों की अमाउंट को ऐड कर रहे हो। एक मिनट रुको, मैं खुद भी कैलकुलेट कर।
हिमाल, तुम बोल रही थी ना वो। अच्छा, एक चीज मेरे ख्याल में वही हमने वाला। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या की है। नहीं, कल बनाऊंगी। मैं अपने माइक ऑफ कर दो मेरा हैं? बच्चा, अपने माइक ऑफ कर दो। कल बनाऊंगी। अच्छा, देखो, यहाँ पर वो आपको जो बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि ये जो आपकी टोटल लीज पेमेंट है ना, टोटल का वर्ड यूज कर लिया उसने कि टोटल जो लीज पेमेंट है आपकी, टोटल जो आपकी लीज पेमेंट है वो है 37। हाँ, टोटल लीज पेमेंट आपको बता रहे हैं 3752,876, ये आपकी टोटल लीज पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू। और कब बता रहे हैं आपको? 1 अक्टूबर 2013 के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल लीज पेमेंट है, तो टोटल लीज पेमेंट के अंदर तो बेटा हमारा 9 लाख भी जो हमने इनिशियली लिया है वो भी क्या होगा, शामिल होगा। कि बात ही उसने क्या की है, टोटल लीज पेमेंट की बात की है। यानी कि टोटल आपको बता दिया है कि टोटल आपका कितना है, 3752,87879। तो इसके अंदर 9 लाख आपका क्या है, शामिल है। तो 3752,879, यही हमारा क्या होगा, ROU होगा। मैंने ये वर्ड नहीं देखा था कि टोटल लीज पेमेंट इसने आपको बता दी। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था, प्रेजेंट वैल्यू देखी थी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल लीज पेमेंट में आपका एडवांस भी क्या होता है, शामिल होता है। क्योंकि जो आप इनिशियल पेमेंट लेते हो वो भी आपकी क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ही होती है। और जो रेंटल्स होते हैं वो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू में आ जाते हैं। टोटल लीज पेमेंट की बात की है, इसको डिवाइडेड बाय 5 करो तो कितना आ रहा है। इसको डिवाइडेड बाय 5 करो, कितना आ रहा है? 750576, ठीक है जी। तो 750576, ये बेटा हमारा क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा, अब हमारा इंटरेस्ट जो है वो इस पे तो नहीं लगेगा, ROU के ऊपर। इंटरेस्ट हमारा लगता है सिर्फ और सिर्फ जो हमारी फ्यूचर की जो रेंटल्स होती है उनकी प्रेजेंट वैल्यू पे लगता है। तो हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा, ये जो टोटल आपकी जो लीज पेमेंट है इसमें से 9 लाख मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मुझे शुरू में ही मिल गया, इसके ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं है। तो टोटल जो मैं इंटरेस्ट काउंट करूंगा वो मैं कैसे काउंट करूंगा, 3752,879, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 9 लाख। फिर बाकी का जो अमाउंट होगा उसके ऊपर मैं 10% अप्लाई करूंगा। अब मुझे बताओ कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है। इंटरेस्ट आ रहा है 285288, 285288, ठीक है। अब इन सब का टोटल कर लो, मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा है। सबका टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 1170,863, 1170,863, ठीक है। तो इनमें से कोई मैच कर रहा है? ये रहा सी। 1 रुपए का फर्क है बस। तो सी आंसर आंसर आएगा आपका। क्लियर हो गई बात ये। टोटल लीज पेमेंट बता रहे थे, तो टोटल लीज पेमेंट वो हमारी ROU होती है, उसको डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। और टोटल लीज पेमेंट के अंदर आपका जो इनिशियल पेमेंट होता है वो भी इंक्लूड होता है। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो आपके फ्यूचर पे जो आपको रिसीव होना होता है जस्ट उस पे लगता है। तो जो इनिशियल पेमेंट है वो माइनस करके फिर मैंने 10% अप्लाई।
क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे जाके हेल्प आ जाए। अच्छा जी, अब आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ उसको फिर। अच्छा, अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर बता रहे हैं कि ऑन 1 जनवरी 2014 Beta Limited entered into a lease agreement to lease an item of machinery for 4 years with rentals 2,10,000 payable annually in arrear। ठीक है, ये भी आपकी ऑर्डिनरी लीज है और 4 साल की लीज है और 2,10,000 जो है वो आपको एनुअली पे करने। द एसेट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड द एट द एंड ऑफ लीज टर्म लीगल ऑनरशिप विल बी पास टू बीएल। ठीक है, यानी कि लीगल ऑनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज वाज 6,35,000 एंड द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 12.2%। प्रेजेंट वैल्यू भी बता दी आपको। फिर उसके बाद आगे आपको बता रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st 2014 BL accounted for this lease by recording the payment of 2,10,000 as an operating lease। इन्होंने इसको गलती से ऑपरेटिंग लीज जो है वो काउंट करी। द ट्रीटमेंट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग 2015। अब आपका जो ट्रीटमेंट आपको इसको डिस्कवर हुआ है वो 2015 में हुआ है। एग्रीमेंट 2014 में हुआ, 2014 में इसको आपने ऑपरेटिंग लीज कंसिडर कर लिया, हालांकि आपकी फाइनेंस लीज थी। अब वो ट्रीटमेंट आपको पता लग रहा है 2015 में आके। आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2014 हैड बीन फाइनलाइज्ड, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन गई। अब वो कह रहा है इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015 व्हाट एडजस्टमेंट विल बी नेसेसरी टू रिटेन अर्निंग ब्रॉड फॉरवर्ड। तो कह रहा है कि भाई रिटेन अर्निंग में आपको कितना अमाउंट एडजस्ट करना होगा। देखो, जब हमने ऑपरेटिंग लीज इसको कंसिडर किया होगा, टाइम बेटा खत्म होने वाला है। ऑपरेटिंग लीज इसको अगर हमने कंसिडर किया होगा तो 2014 के अंदर इसका डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड किया होगा। तो वो सारा का सारा अमाउंट निकालोगे और उसको आप एडजस्ट कर लोगे, सिंपल सी बात। ट्राई करना, ये पूरी फाइल मैं आपको कल सुबह तक शेयर कर दूंगा एमसीक्यूज की, खुद से ट्राई करना, आंसर्स मैं आप लोगों को फिर बाद में बताऊंगा। ठीक है, कोशिश करना, ट्राई करना, फिर आंसर मैं इंशाल्लाह ताला इसकी मंडे को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि एक दिन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना रहने